नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चेतन है और मैं मुंबई के पनवेल शहर के एक गांव हनुमानपुर का रहने वाला हूं। यहां पनवेल में ही मेरा खुद का घर है। मैं यही अपने पूरे परिवार सहित रहता हूं और फिलहाल मैं पनवेल में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहा हूं। लेकिन आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। दरअसल ये किस्सा आज से करीब 5 साल पहले का है, जब मेरा सामना एक मुंजा से हुआ। लेकिन अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये मुंजा किस बला का नाम है, और हो सकता है बहुत से लोग पहले से ही इस बला के बारे में जानते होंगे। लेकिन अगर कुछ लोग नहीं जानते तो वो आज की मेरी इस भयानक आपबीती को सुनने के बाद जान जाएंगे। मुंजा, जिसके बारे में मैं अक्सर सुनता आ रहा था, पर मैंने कभी भी इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मस्ती करना और फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। इन भूत प्रेतों में मेरा शुरू से ही कोई विश्वास नहीं था। मुझे लगता था कि ये सब दिमागी फितूर होता है। लेकिन फिर एक बार जो मेरे साथ हुआ, उसके होने के बाद मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया है जिसे आत्माओं की दुनिया भी कह सकते हैं। अब जब मैं ये सब लिख रहा हूं तो उस डरावनी घटना को याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आपने भी मुंजा के बारे में कभी ना कभी तो जरूर सुना ही होगा कि जो बच्चा जनेऊ होने के 10 दिन में ही मर जाए तो वो मुंजा बन जाता है। दरअसल ये एक बच्चियों की आत्मा होती है। तो शरारतीपन में मुंजा लोगों को परेशान कर सकता है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। पर अगर मुंजा को छेड़ दिया जाए तो उनका बदला काफी भयानक भी हो सकता है। और यही गलती उस समय मेरे चचेरे भाई से हुई थी। दरअसल आज से कुछ साल पहले की बात है। छुट्टियों की गर्मी पूरे जोर पर थी। उस वक्त मैं सोच रहा था कि बैंकिंग की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लूं कि तभी मेरे पापा के ऑफिस से उनका फोन आया। चेतन, लीला की शादी तय हो गई है और 17 तारीख को बारात आ रही है। तुम्हारी छुट्टी भी है तो तुम आज ही चले जाना। लीला मेरी चचेरी बहन थी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी। मैं बहुत खुश हो गया। शादी का मतलब ही था मस्ती, धमाल और सबसे ज्यादा सैर सपाटा। पापा को केवल शादी वाले दिन ही छुट्टी मिल सकती थी, तो यही तय किया गया कि वे मम्मी को लेकर 17 तारीख को आएंगे और मैं पहले पहुंच जाता हूं तो घर में शादी की तैयारियों में हाथ बटाऊंगा। शहर से हमारे गांव हनुमानपुर की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सीधी बस नहीं जाती थी। 2 बसें बदलकर फिर 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। पर मैं खुश था, क्योंकि मैं सालों के बाद गांव जा रहा था। मेरा गांव छोटा सा ही था, जहां मोबाइल का सिग्नल भी मुश्किल से मिलता था। वहां पक्की सड़कें, बड़े बड़े घर नहीं थे, लेकिन सुकून था। गांव जाने का सफर मेरे लिए हमेशा मौज मस्ती का अनुभव होता था। मैंने अपना बैग पैक किया और ऑटो से बस अड्डे पर पहुंच गया। बस जाने को तैयार ही थी। 1 घंटे के सफर के बाद दूसरी बस बदली और अपनी मंजिल पर चल पड़ा। बस की खिड़की से बाहर देखता तो दूर दूर तक फैले खेत आंखों को बहुत भले लग रहे थे। बस मुझे पुलिया तक छोड़ गई थी। फिर वहां से गांव तक का रास्ता पगडंडी वाला था, जो खेतों के बीच से जाता था। गर्मी बहुत ज्यादा थी और हवा गर्म तंदूर जैसी लग रही थी। जब मैं बस से उतरा तो मेरी कमीज पसीने से भीग चुकी थी। अब गांव तक पहुंचने के लिए मुझे पैदल चलना था। वो रास्ता पुराने पीपल के पेड़ से होकर गुजरता था। चलते चलते मेरी नजर उस पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। वो बचपन से ही वहीं था, अब और भी बड़ा था, जो बहुत जगह घेर कर फैला हुआ था। उसकी जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई थी और वहां एक अजीब सी शांति थी। पीपल के किनारे एक बड़ा तालाब भी था, जिसमें नीले कमल खिलते थे।
और लोग उस तालाब को नीलसर कहते थे। ये गांव की सीमा से पहले ही पड़ता था। इसके नीचे कभी गांव की औरतों के साथ दादी दिया जलाने आया करती थीं। मैं थक गया था और गर्मी से बेहाल था। इतनी शांति और सुकून में मैंने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लूं और पानी पी लूं, क्योंकि बड़ी देर से प्यास लगी थी। मैंने वहीं रुककर पानी की बोतल निकाली और पीपल की छाया में बैठ गया। वो जगह बहुत ठंडी थी और जरूरत से ज्यादा ठंडी हवा चल रही थी, जबकि बाकी रास्ता गर्म था। पेड़ की जड़ें जमीन को फाड़ती सी लगती थीं और उनके पास मिट्टी कुछ ज्यादा ही गीली दिख रही थी, मानो किसी ने हाल ही में खुदाई की हो। कुछ मिठाई मेरे बैग में थी जो माँ ने जिद करके रखी थी कि शादी का माहौल है, बच्चों को दे देना। मैंने डिब्बा निकाला और एक बर्फी को मुंह में रखा। अभी मैं उस छाया में बैठा पेड़ की फुनगियों को देख रहा था, तभी ऐसा लगा कि पीपल के हिलते हुए पत्तों में कोई छिप कर बैठा है और मुझे देख रहा है। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने पानी पिया, लेकिन मेरा ध्यान बराबर उधर ही था और मुझे लगातार ये लग रहा था कि मेरे अलावा भी वहां कोई है। फिर मुझे याद आया कि इस पीपल के बारे में गांव वाले कहते थे, उस पीपल के नीचे दोपहर में भी ना बैठना बेटा, वहां कोई रहता है। एक बार तो मेरे मन में आया कि मैं यहां से चला जाऊं, पर उस वक्त थकावट कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए मैं बैठा रहा। मैंने बर्फी का एक पीस और निकाला और मुंह में रखा ही था कि एक अजीब सी आहट हुई, जैसे कोई पत्तों को हटाकर नीचे उतरा हो। मैंने पूछा, कौन है? कोई नहीं बोला। अब मुझे बड़ा अजीब सा लगने लगा था। फिर मुझे लगा कि जैसे कोई और भी पास आकर बैठ गया है। मैं चौंक पड़ा और ध्यान से इधर उधर देखा, पर कोई भी नजर नहीं आया। बस वो अजीब सी ठंडक और तालाब की मिट्टी की सौंधी और कुछ सड़ी सी महक ही महसूस होती रही। मैंने बोतल का बचा हुआ पानी पिया और सोचा कि मिठाई का डिब्बा बंद करके रख लूं। मैंने जैसे ही डिब्बे को हाथ में उठाया कि मेरे बिल्कुल पास से एक आवाज आई, भैया मुझे भी मिठाई दोगे? मैंने चौंक कर देखा। मेरे पास ही एक छोटा सा 8-9 साल का लड़का बैठा हुआ था। उसके कपड़े बुरी तरह मैले कुचैले थे और वो नंगे पांव था। उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं, जैसे रात में किसी जानवर की आंखें चमकती हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई कि एकदम ये कहां से गया। अभी तो इसका कहीं अता पता नहीं था। मैं थोड़ी देर उसे देखता रहा, जाने कहां से आया होगा। वो मुस्कुराया और मैंने डिब्बा बढ़ा दिया। वो धीरे से और पास खिसक आया और मिठाई उठा ली। वो बिना किसी शरारत के बड़े सलीके से खाने लगा। मैंने पूछा, और लेगा मिठाई? उसने हाँ में सिर हिलाया, तो मैंने डिब्बा ही उसके सामने रख दिया और कहा, जितनी चाहो उतनी मिठाई खा लो। मेरे देखते ही देखते उसने सब बर्फी खा डाली और खाली डिब्बे में बचे टुकड़ों को भी उठा उठा कर खाने लगा। मैंने सोचा, पता नहीं ये कितना भूखा था। मुझे अभी भी ये जानने की बेचैनी थी कि अचानक ही ये आ कहां से गया। मैंने उससे पूछा, कहाँ रहता है तू? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, यही पेड़ के पास रहता हूं। उसका यह जवाब सुनकर मुझे और भी अजीब लगा। मैंने फिर पूछा, अकेले रहते हो? उसने एक ठंडी और अजीब सी आवाज में जवाब दिया, पेड़ मेरा दोस्त है, वो मुझे छोड़ता नहीं। मैं उसकी उलझी हुई बात को कुछ समझ नहीं पाया, पर अब मुझे जाने की जल्दी थी, इसलिए मैं बैग संभाल कर उठा और मैंने हंसते हुए पूछा, मेरी बहन की शादी है हनुमानपुर में, चलोगे? उसने तुरंत मेरी तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, आप बुलाओगे तो जरूर आऊंगा। उसकी मुस्कान कुछ अजीब सी थी, जैसे वो सब कुछ पहले से ही जानता हो। मैंने घड़ी देखी, दोपहर के 3 बजे थे। अच्छा चल, मैं निकलता हूं, वरना सब इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, मिलेंगे। उसने इतना कहा और धीरे से उठकर पेड़ की तरफ चला गया। मैंने 2 बार पीछे मुड़कर देखा तो वो वहीं खड़ा था। जब मैं गांव पहुंचा तो पूरा घर हंसी, शोर और हलचल से भरा था। रिश्तेदार आते जा रहे थे। चाचू, बुआ, मामा, मौसी सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। बच्चों की खेल में दौड़ भाग हो रही थी और रसोई से पकवानों की खुशबू उठ रही थी। ये सब मिलाकर ऐसा लग रहा था जैसे एक रंग बिरंगी पेंटिंग हो। घर में घुसते ही चाचा ने गले लगाया। चाची रसोई से निकली। चेहरे पर पसीना और आंखों में घबराहट थी। शायद वे रसोई की गर्मी से परेशान थी। मुझे देखते ही लीला दौड़ती हुई आ गई और खुशी के मारे मुझसे लिपट गई और चहकती हुई आवाज में बोली, ओए चेतन भैया, तू तो आ गया। मैंने भी खुशी में भरकर कहा, तू तो दुल्हन बनी जा रही है यार, पहचान में नहीं आ रही। वो शर्मा गई और मुझे नकली गुस्सा दिखाकर मारती हुई बोली, चल हट, जल्दी कपड़े बदल, नाश्ता कर ले।
शाम को हल्दी है। मैं अंदर गया तो मेरी चाची और बुआ जी मुझसे लिपट गईं। उन्होंने ढेर सारा प्यार उड़ेल डाला। आ गया मेरा राजा बेटा, चल जल्दी से नहा ले, खाना तैयार है। चाचा मुस्कुराए और इधर उधर झांकते हुए बोले, अकेला आया है भैया, भाभी नहीं आए? कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? मैंने हिचकते हुए कहा, वे परसों बारात वाले दिन आएंगे, आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, रास्ते में बस बदली और थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे बैठा था। चचेरा भाई सुभाष, जो मुझसे 2 साल बड़ा था, बोला, अरे वो पीपल वाला पेड़? अरे चेतन, वहां तो गांव वाले भी नहीं बैठते, तुझे तो भूत पकड़ लेता। मैंने हंसी में बात टाल दी, पर उस लड़के का चेहरा जहन में घूम रहा था। शादी के माहौल में सब और खुशी ही खुशी थी, लेकिन कुछ लोग थे जो अब भी पुराने गिले शिकवे में जिए जा रहे थे। सुभाष हमेशा की तरह अकड़ू स्वभाव का था, उससे मेरी पटती नहीं थी, लेकिन बहन की शादी में ये सब नजरअंदाज कर देना चाहिए। यही सोचकर मैंने उससे भी हाथ मिलाया। शाम होते होते घर में हल्दी की तैयारी शुरू हो गई। स्टेज सजाया जा रहा था, हलवाई खुले आंगन में काम में जुटे थे, खाने पीने का दौर चल रहा था। उसी वक्त कुछ अजीब हुआ। बाहर के बरामदे में जहां बच्चों का झुंड खेल रहा था, अचानक उनमें से एक बच्चा जोर से चिल्लाया, वो देखो, पीपल वाला लड़का आ गया। मैं चौंका, पीपल वाला लड़का? कौन है ये? मैं बाहर दौड़ा। एक कोने में एक छोटा बच्चा खड़ा था, मेरी तरफ उसकी पीठ थी। मेरे पहुंचते ही वो मेरी तरफ घूमा और जैसे ही उसका चेहरा मेरी तरफ हुआ कि मैंने तुरंत उसे पहचान लिया। ये तो वही लड़का था जो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे मिला था और मैंने उसे मिठाई खिलाई थी। इस समय उसके सिर के बाल थोड़ा गीले थे, जैसे हाल ही में नहाया हो। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बस एक अजीब सी उदासी और सूनापन था। उसे देखकर बाकी लोग चुप हो गए और एक सन्नाटा छा गया। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। मैंने चुपचाप चाची से पूछा, ये लड़का कौन है? चाची ने आंखें सिकोड़ ली और बड़ी नाराजगी से कहा कि मैं क्या जानूं, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। भिखारी, किसकी औलाद है ये? किसने बुलाया है इसे? उस बच्चे से सब इतनी नफरत से क्यों जता रहे थे, ये मुझे नहीं पता था। अगर वो गरीब का बच्चा भी था तो क्या हुआ, उसे ऐसे नहीं फटकारना चाहिए। मैं मना करना चाहता था कि उसे मत डांटो, उसे तो मैं बुलाकर आया था, पर मैं सबका ऐसा रिएक्शन देखकर कुछ नहीं कह पाया। सुभाष ने उसे घूरते हुए कहा, चल भाग यहां से, शादी में खाना घटकने आया है क्या? बच्चा कुछ नहीं बोला, बस चुप खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखें एक तक सुभाष को देख रही थीं। बिना पलक झपकाए, बिना हिले, माहौल में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। लेकिन इतना कहने पर भी वो वहां से हिल नहीं रहा था। इस बात पर सुभाष को इतना गुस्सा आया कि उसने उस बच्चे की कलाई पकड़ी और उसके गाल पर लगातार 2 तमाचे जड़ दिए और धक्का दे दिया। बच्चा गिरा नहीं, बस एक काली परछाई की तरह लहराया और पलटकर चल पड़ा। चलते चलते उसने पलटकर मेरी ओर अपनी नजरें गड़ा दी और उसकी वो निगाह मुझे अपने दिल को भेदती हुई लगी, जैसे उसने मुझसे कहा हो कि मुझे बुलाया तो तुमने ही था और मेरी पिटाई और बेइज्जती पर भी चुप रहे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने सुभाष से कहा कि उसे क्यों मारा, ये गलत है, ऐसा किसी बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन सुभाष मुझसे बोला, तुम चुप रहो, तुम शहर में रहते हो, तुम्हें यहाँ के कायदे कानून नहीं पता है। ये भिखमंगे लोग हैं, बड़े बेशर्म होते हैं, इनसे ऐसे ही पार पाया जा सकता है। सुभाष के इस खराब व्यवहार के बारे में कोई कुछ नहीं बोला। सबने मान लिया कि वो कोई आवारा बच्चा होगा, शादी की भीड़ में चला आया, पर मेरे दिल में कांटा सा चुभ गया था। हल्दी का प्रोग्राम होने वाला था और सुभाष अब मुंह लटकाए बैठा था। ढोलक गाने और चुटकुले चल रहे थे। चाची बोली, अरे सुभाष, तू इतना मुंह बना के क्यों बैठा है? शादी है, थोड़ा नाच ले। सुभाष झल्लाकर बोला, मुझे ऐसे लड़कियों वाले गानों से चिढ़ है। दादी सुभाष को मनाने लगी, अरे बेटा, शादी में नखरे नहीं करते। तो सुभाष फीके मन से तैयार हो गया। फिर डीजे के गानों पर सबने डांस किया। इसी बीच सुभाष एक किनारे पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मैं भी आराम से बैठा सबकी डांस का आनंद ले रहा था। सुभाष पर किसी का ध्यान नहीं गया। काफी देर के बाद जब नाच गाना बंद हुआ तो सुभाष पर मेरा ध्यान गया तो मैंने देखा कि वो बहुत तेज बुखार में आधी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। अचानक ही उसकी तबीयत खराब होने पर घर में हड़कंप मच गया। उसे बिस्तर पर लिटा दिया गया और गांव के झोला छाप डॉक्टर को बुलाकर दवा दिलवाई गई
और चाची ठंडे पानी की पट्टियां उसके माथे पर रखती रही और वो तेज बुखार में पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बकता रहा। फिर दवा के नशे में वो सो गया तो देर रात को, और सब लोग भी सोने चले गए और मैं भी ऊपर वाले कमरे में सोने के लिए आ गया। धीरे धीरे टाइम गुजर रहा था। अब पूरे घर में सब सो गए थे। हालांकि मैं बहुत थका था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही बच्चा और आज की घटना आंखों के सामने आ रही थी। तभी कुछ अजीब सी हलचल सुनकर मैं चौंका। मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई और भी यहां मौजूद है। नीचे के आंगन से हल्की सी किसी के चलने की आहट आ रही थी, बहुत धीमी, बहुत थकी हुई, जैसे कोई बिना छुए जमीन पर चल रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा, पर वो आहट अभी भी सुनाई दे रही थी। फिर हल्की सी हवा खिड़की से कमरे में घुसी। उस हवा में वही महक थी जो पीपल के नीचे थी, ठंडी मिट्टी की सड़ी हुई गंध। मेरे शरीर में एक कपकपी दौड़ गई। मैंने दीवार की ओर मुंह फेर कर आंखें कसकर बंद कर ली। कोई तो कमरे में मौजूद था, जिसका एहसास मुझे हो रहा था। डर के मारे मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा। जब कोई आहट नहीं मिली तो मैंने ढंग से आंखें खोली और उठकर बैठ गया। अब मेरी हिम्मत बढ़ गई थी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन एक आहट अभी आ रही थी तो मैंने खिड़की से देखा कि एक काली छाया सुभाष के कमरे की तरफ जा रही है। कुछ अनहोनी होने के डर से मेरा दिल कांप उठा और मैं अपना बिस्तर छोड़कर उठा हुआ और चुपके से सुभाष के कमरे की तरफ लपका। मुझे एक अनजाना सा डर सताने लगा कि आखिरकार ये कौन है और यहाँ क्यों आया है और सुभाष से कमरे में क्यों गया है। सुभाष कमरे के बाहर आकर मैं रुक गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कमरे में कोई है और सुभाष उससे बातें कर रहा है। आखिरकार मुझसे रुका नहीं गया और मैं सुभाष के कमरे में घुस गया और जो कुछ देखा उससे मैं बुरी तरह चौंका। ये वही पीपल और तालाब के किनारे वाला लड़का था। इस समय वो बिल्कुल भीगा हुआ था और उसके शरीर के चारों तरफ काई और नीले कमल की पत्तियां चारों तरफ लिपटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था कि वो तालाब से निकल कर आया है। ये लड़का यहाँ कैसे आ गया और सुभाष से कमरे में क्या कर रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आया। तभी मैंने देखा कि सुभाष उठा और उस लड़के के साथ जाने लगा। मैंने सुभाष को आवाज दी, सुभाष कहाँ जा रहे हो और ये लड़का कौन है? क्या तुम इसे जानते हो? तुमने तो आज इस लड़के को मारा था और इसे भिखारी बता रहे थे, अब इसके साथ क्यों जा रहे हो? लेकिन सुभाष ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखें बंद हैं और बंद आंखों से ही वो सोता हुआ सा चला जा रहा है। मैंने उस लड़के से कहा, ए लड़के, तुम सुभाष को लेकर कहाँ जा रहे हो और यहाँ कैसे आए? सबसे पहले तुम तो शाम को चले गए थे जब इसने तुम्हें मारा था। अब पूरा घर बंद है तो फिर यहाँ कैसे आ गए? दरवाजा किसने खोला? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और रहस्यमय ढंग से चुपचाप मेरी तरफ देखकर आगे बढ़ गया। उसकी शक्ल इस समय ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई मुर्दा कब्र से उठकर आया हो। मुझे अब कुछ कुछ डर लगने लगा था। उसकी हरकतें ही ऐसी थीं कि जो कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता था, और खास करके कोई बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने उससे कहा कि तुम जो कोई भी हो, मुझे सही नहीं लग रहा है, जाओ अभी के अभी यहां से निकल जाओ। मेरे इतना कहते ही वो अजीब सी आवाज में हंसने लगा और आगे बढ़ गया। मैंने देखा कि वो रुका नहीं था। वो मुझसे इतनी बात करते करते बाहर निकल आया था और उसके पीछे पीछे सुभाष भी चला जा रहा था। अब मुझे उस लड़के पर गुस्सा आने लगा कि उसने तो मुझे पूरी तरह अनदेखा कर दिया था। गुस्से में मैंने सुभाष की बांह पकड़ी और उसे झकझोरते हुए कहा, होश में आओ सुभाष, इतनी रात को इसके साथ कहां जा रहे हो? सुभाष को छूते ही मुझे झटका सा लगा। सुभाष बुरी तरह से बुखार से तप रहा था। उसने मेरे हाथ को झटक दिया और आगे बढ़ने लगा। मैंने उसको फिर पकड़ना चाहा तो उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं गिर पड़ा और मेरा सिर पत्थर से टकरा गया और मेरे सिर से खून बहने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला और उठकर खड़ा हो गया। मैंने जोर से अपने हाथों से सिर को दबा रखा था क्योंकि खून बह रहा था और मैं खून को रोकने की कोशिश कर रहा था। गिरते गिरते भी मैं बड़ी जोर से चिल्लाया था और शोरगुल मचा दिया था, जिससे सभी लोग जाग गए थे और दौड़ते हुए वहां आ गए थे। बाहर इतनी रात को हम लोगों को यहां पर देखकर सभी लोग घबरा गए और चाचा चाची ने मिलकर जाते हुए सुभाष को पकड़ा तो सुभाष की आंखें खुल गईं। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वो लड़का गायब था। सुभाष आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहा था और चाची से पूछ रहा था कि मैं यहां कैसे आया हूं। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा,
तुम पीपल वाले लड़के के साथ घर से बाहर जा रहे थे। वो तो कहो कि मैं जाग रहा था तो मैंने तुम्हें देख लिया, नहीं तो तुम पता नहीं उसके साथ कहाँ जाते। इस पर सुभाष ने पूछा, कौन सा पीपल वाला लड़का? मैं कमरे में सो रहा था, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया और मैं किसी लड़के को नहीं जानता। तो मैंने सुभाष को बताया कि वही पीपल वाला लड़का जो दिन में घर पर आया था, वही लड़का जिसे तुमने दिन में थप्पड़ मारा था। ये बात सुनकर सभी लोग चौंक पड़े। चाचा ने मुझसे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वो पीपल वाला लड़का है? तो मैंने चाचा को बताया कि जब मैं गांव आ रहा था तो मैं गर्मी से परेशान हो गया। गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। वहां मैंने पानी पिया और मिठाई खाई। वहीं पर यह लड़का मिला था। उसने मुझसे मिठाई मांगी थी, मैंने उसको मिठाई खिलाई थी। मेरी ये बात सुनकर चाचा का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया और वे लगभग चिल्लाते हुए ही बोले, क्या तुमने उसे मिठाई खिलाई? सत्यानाश कर दिया तुमने। अच्छे खासे बैठे बिठाए ये मुसीबत मोल ले ली है। मैंने चाचा जी से कहा, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? वो मेरे पास आकर बैठा था, उसने मिठाई मांगी थी, वो बहुत भूखा था। मैंने उसे पूरा डिब्बा दे दिया था और वो सारी मिठाई खा गया था। तभी मैंने उससे कहा था कि तुम भी शादी में आना, तभी वो आया था, लेकिन सुभाष ने तो उसे भगा भी दिया और पिटाई भी लगा दी। मेरी इतनी बात सुनते ही जैसे वहां सन्नाटा पसर गया। चाचा ने सुभाष का हाथ पकड़ा और बोले, जल्दी से सभी लोग घर के अंदर चलो, वरना यहां कोई भी मुसीबत आ सकती है, फिर हम सब लोग इस मुसीबत को झेलेंगे। ऐसा कहकर वे सुभाष का हाथ थामकर तेजी से घर के अंदर चले गए। उनके पीछे पीछे सारे लोग चले गए। चाची ने लपक कर दरवाजा बंद कर दिया। सभी लोगों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। चाची और दादी तेज आवाज में बोलने लगी, चेतन, अनजाने में तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है और शादी वाले घर में तुमने एक भूत को हम लोगों पर थोप दिया है। मेरी समझ में नहीं आया कि एकदम से ये लोग ऐसा एक्शन क्यों ले रहे थे। मैं उलझन भरी आवाज में बोला, कौन सा भूत मैंने आपके घर थोप दिया है? इस पर दादी बोली, भूत वही लड़का है जिसे पीपल के नीचे तुमने मिठाई खिलाई, जिसे तुम दोपहर को दावत दे आए थे, वही तो भूत है, मुंजा भूत। उसके बारे में पूरे गांव के लोग जानते हैं पर तुम नहीं जानते। ऊपर से तुमने इतना बड़ा गजब किया है कि उसे दावत देकर खुद लेकर आए, और इससे भी बड़ा गजब यह हुआ कि सुभाष ने उसको मारा। अगर मुंजा से छेड़छाड़ ना करो तो वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन अब उसे सुभाष ने पीट दिया है। अब देखो इसका क्या हाल हो, भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। ये कहते कहते चाची और दादी दोनों ही रोने लगी। चाचा भी हाथों में सर पकड़कर बैठ गए। घर में एक घबराहट और डर का माहौल बन गया। बुआ ने सबको चुप कराते हुए कहा, अब सब लोग हिम्मत और समझदारी से काम लो। चेतन खुद बच्चा है, उसे मुंजा के बारे में क्या पता। मुंजा उसको भी नहीं छोड़ेगा, बहुत सावधानी से रहना है। शादी वाला घर है। बुआ की बातें सुनकर सब लोग धीरे धीरे शांत हो गए और सुभाष के कमरे में ही बैठकर पूरी रात गुजार दी। धीरे धीरे सवेरा हो गया। आज मेहंदी थी और कल बारात। आज घर पर सबके चेहरे पर टेंशन थी। मेहंदी का प्रोग्राम निपटाते हुए भी सब लोग चौकन्ने थे कि कहीं कुछ अनहोनी घटना न घट जाए। सब लोग सुभाष को ऐसे घेरे थे जैसे कि अगर एक पल से भी आंखों में ओझल होगा तो वो गायब हो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ और मुंजा की कहीं छाया तक दिखाई नहीं दी। इसलिए शाम होते होते सब लोग निश्चिंत हो गए। खुशनुमा माहौल था, इसलिए मेहंदी का प्रोग्राम जल्दी जल्दी निपट गया और अब खाने के लिए टेबल सजाई जाने लगी। कई तरह के नाश्ते हलवाइयों ने बनाए थे। सभी लोग चटखारे ले लेकर खा रहे थे और खाने की तारीफ कर रहे थे। तभी मैं चौंक पड़ा। मुझे लगा कि मेरे पास कोई खड़ा है। मेरे कानों के पास आवाज आई, मुझे नहीं खिलाओगे भैया? ये आवाज सुनकर मैंने चौंक कर चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कहीं पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। बस तालाब की मिट्टी की सड़ी हुई गंध जरूर आ रही थी। मेरे पास बुआ जी बैठी हुई थी। उन्होंने देखा कि मैं नहीं खा रहा तो वे मुझसे कहने लगी, क्या बात है चेतन, नाश्ता अच्छा नहीं लग रहा क्या? तुम खा क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है बुआ जी, नाश्ता बहुत अच्छा है। मैं खाने लगा, लेकिन मैं चौकन्ना था कि कहीं फिर से कोई आवाज ना आए, लेकिन फिर वो आवाज दोबारा नहीं आई। सब लोग खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैं भी अपने ऊपर मंजिल के कमरे में सोने के लिए चला गया। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और घर में सब लोग सोने लगे थे। तभी मेरे कमरे में कुछ आहट हुई
और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई आकर मेरे बेड के पास खड़ा हो गया और कुछ ही पल के बाद वो कराह कराह कर रोने लगा। अब मुझे घबराहट होने लगी। मैंने जोर से कहा, कौन है? मेरे सामने क्यों नहीं आते तुम? तभी रोने की आवाज बंद हो गई और एक आवाज आई, मुझे खाना नहीं खिलाया भैया। ये आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। घबराहट के मारे मेरे माथे पर पसीना छलक आया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये तालाब वाले बच्चे की आवाज थी। अभी तक मुझे उससे कोई भी डर या घबराहट नहीं लगती थी, क्योंकि तब मैं जानता था कि ये एक नॉर्मल बच्चा है। लेकिन जब से मुझे पता चला कि ये मुंजा है, तब से मैं उससे बहुत डरने लगा था। इसलिए अचानक ही उसकी आवाज सुनकर मैं एकदम से अपसेट हो गया। मैंने कहा, तुम चाहते क्या हो? मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? मेरा पीछा छोड़ दो और यहां से चले जाओ। उसकी गुस्से से भरी आवाज आई, तुमने ही तो मुझे बुलाया था। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुमको भी सुभाष के साथ मेरे पास आना पड़ेगा। फिर मैंने अपनी आंखों से डरावना सीन देखा। मुंजा मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गया। वो वही बच्चा था, मिट्टी में सना हुआ, पानी में भीगा हुआ मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए बस मुझे देख रही थीं। अचानक वो मुड़ा और बाहर चल दिया। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा। उसकी शक्ल देखते ही मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। मैं भूल गया था कि वो मुंजा है। मैं उसे सामान्य बच्चा मान रहा था और मुझे डर था कि कहीं वो छत से न गिर जाए। मेरे देखते देखते वो जीने से चढ़कर 2 मंजिल, फिर उसके बाद 3 मंजिल की ऊपरी छत पर पहुंच गया। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा और चिल्लाया, रुक जाओ, नहीं तो गिर जाओगे। वो जोर जोर से हंसने लगा और मेरे देखते ही देखते उसने छत पर से छलांग लगा दी। मैं उसे बचाने के लिए छत से कूदने ही वाला था कि मुझे किसी ने पीछे से पकड़ लिया और मुझ पर चिल्लाया, क्या मरने का इरादा है जो छत से कूद रहे हो? अगर मैं अभी नहीं आता तो तुम मर चुके होते। ये सुनते ही मुझे होश आया और मैंने नीचे झांक कर देखा तो डर के मारे मेरी घिघी बंद गई। वो बच्चा खून में लथपथ पड़ा हुआ था। जो इतनी ऊंचाई से कूदेगा तो कैसे बचेगा? मैंने घूम कर देखा, ये मेरे चाचा थे। वे कहने लगे कि मैं तो अचानक ही पानी पीने उठा था तो तुम्हें देख लिया, नहीं तो तुम नीचे कूद जाते। अब बताओ यहां क्या करने आए हो? मैंने उनसे कहा, चाचा जी उस बच्चे को बचा लो, वो खून से लथपथ पड़ा है। चाचा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, कौन बच्चा? मैंने छत से नीचे झांकने का इशारा किया तो उन्होंने नीचे झांक कर देखा और बड़े आश्चर्य से बोले, क्या पागल हो गए हो? यहां तो कुछ भी नहीं है। जी, ये सुनकर मुझे झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखों के सामने अभी तो वो पड़ा था। मैंने भी नीचे झांक कर देखा, पर वाकई में अब वहां कुछ भी नहीं था। मेरा दिमाग घूम गया। चाचा जी मुझे नीचे लेकर गए और अपने कमरे में मेरा बिस्तर लगवाया और मुझसे सारी बात पूछी। अब कोई शक वाली बात नहीं थी। मुंजा हम दोनों को अपने साथ लेकर जाने की बात कर रहा था, यानी कि हम दोनों की जान खतरे में थी। चाचा जी भी परेशान हो गए थे। अच्छे खासे घर में शादी के माहौल में ये एक नई मुसीबत गले पड़ गई थी और उन्हें हम दोनों की रखवाली भी करनी पड़ रही थी। अभी शादी का काम निपटाना जरूरी था। उन्होंने कहा, अभी 1 दिन शादी का और बचा है, इसमें संभाल कर रहना। उसके बाद मैं देखूंगा कि इसमें क्या कर सकता हूं। बस तुम्हें 1 दिन सावधानी रखनी है। मैंने हामी में सिर हिला दिया। फिर अगले दिन 17 तारीख को मेरे मम्मी पापा भी आ पहुंचे। वैसे तो घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन इस बार मेरे मम्मी पापा को घर का माहौल कुछ अजीब सा लगा। आज शादी का दिन आ पहुंचा था। चारों ओर चहल पहल थी। हल्दी की महक, फूलों की सजावट, पंडाल की चमक और रिश्तेदारों की भाग दौड़ के बीच भी एक अजीब सा सन्नाटा गूंज रहा था, जो केवल मैं महसूस कर पा रहा था। गांव के लोग हंस रहे थे, ढोल बज रहे थे, बारात की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन मेरे मन के किसी कोने में एक गहरा डर बैठ गया था। वो डर जो उस लड़के के जाने के बाद से घर में फैल गया था। सुभाष, जो हमेशा सबसे आगे रहता था, इस बार सबसे पीछे था। पहले जहां वो बारात की प्लानिंग करता और गानों की लिस्ट बनवाता, लोगों को नचवाता था, वहीं अब वो बहुत थका थका सा लग रहा था। उसका चेहरा भी पीला पड़ा हुआ था। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं लगातार उसे देख रहा था। मुझे लग रहा था कि उसे जो जोरदार बुखार आया है और ढंग से दवाई भी नहीं मिली है, उसी की वजह से उसका शरीर कमजोर हो गया है और उस पर थकावट हावी है। इस बीच में मम्मी और चाची उसको बारी बारी से चाय बनाकर दे गई थी और उसकी तबीयत के बारे में भी पूछ लिया था। फिलहाल तो वो पहले से तो ठीक ही था,
क्योंकि अब वो बिस्तर से उठकर चल फिर रहा था। एक रिश्तेदार के बेटे शिवम से उसकी दोस्ती हो गई थी। बीच बीच में वो शिवम से बातें भी कर रहा था। कुल मिलकर ठीक था। उसकी हालत में सुधार को देखते हुए सब लोग निश्चिंत हो गए और अपने घर के कामों में व्यस्त हो गए। पर एक बात साफ थी, पिछले दिन पीपल वाले बच्चों को थप्पड़ मारकर भगाने के बाद से वो कुछ असामान्य सा हो गया था। बारात आई, बैंड के शोर, जयमाला के कार्यक्रम और कन्यादान की रस्मों ने माहौल को पूरी तरह शादी की धुन में रंग दिया। लेकिन बीच बीच में कोई अनजानी हवा मंडप के कोनों में घूमती लगती थी, जैसे किसी की आंखें सभी को देख रही हों। जब पंडित मंत्र पढ़ रहा था और अग्नि के चारों ओर फेरे हो रहे थे, तभी एक कोने से तालाब की मिट्टी की सड़ी सी महक के साथ साथ अचानक फूलों की लड़ियां जमीन पर गिर पड़ी। लोगों ने सोचा हवा का झोंका होगा, लेकिन उस कोने में कोई हवा नहीं चल रही थी। दुल्हन के पीछे बैठी बुजुर्ग दादी जी के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। मैंने फिर से मंडप के आसपास देखा, वही एक कोना जो अंधेरे में था। वहां कुछ देर के लिए मुझे कोई परछाई दिखाई दी। सुभाष ठीक वही बैठा था जो सुभाष पहले अच्छा दिखाई दे रहा था। इस समय उसका रूप बदला हुआ था और वो बहुत परेशान सा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें एक तक मंडप के बाहर देख रही थीं, जहां गहरा अंधेरा फैला हुआ था। जब उसकी मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गया, जैसे नींद से जागा हो। वो सिर्फ उन्हें देखे जा रहा था, बिना कुछ बोले। जब उसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा क्या हुआ तुझे, तो वो नॉर्मल हो गया और चाची भी खुश हो गई। फिर पूरे हुए, शादी की और भी रस्में पूरी हुई। फिर हंसी खुशी बारात को विदा कर दिया गया। पूरा दिन हंसी खुशी गुजर गया। मेहमान अपने घर में विदा होने लगे थे। मैंने भी सोचा कि अब जाने की तैयारी करूं, लेकिन चाचा ने जबरदस्ती हम लोगों को रोक लिया। अब लगता है कि शादी तो निपट ही गई थी। काश उन्होंने हमें ना रोका होता। अचानक से ही पापा और चाचा घबराए हुए आए और कहने लगे, चेतन तुमने सुभाष को देखा है? वो अपने कमरे में नहीं है और घर से भी गायब है। उसका कहीं अता पता नहीं है। यह सुनकर मैं चौंक गया और घबराहट के मारे मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने कहा, चलो मैं भी सुभाष की खोजबीन करवाता हूं। मैंने इधर उधर ढूंढने की बजाय मन में फैसला कर लिया कि सीधे पीपल और तालाब के पास ही जाना है। और सुभाष कहीं नहीं गया होगा, जरूर मुंझा उसे अपने चक्कर में डालकर वहीं ले गया है। मैंने गांव के 2 लड़कों को साथ लिया और हम तीनों उस ओर बढ़े। रास्ता दलदली कीचड़ और झाड़ियों से भरा था और हवा अब बहुत ठंडी हो चली थी। तालाब के किनारे पहुंचते ही हमारे कदम ठिठक गए। अंधेरे में कुछ सफेद सा चमक रहा था। मैं करीब गया तो देखा कि वहां पर सुभाष की चप्पलें पड़ी हुई थीं। वे हल्के रंग की थीं तो हल्की चांदनी में दूर से ही चमक रही थी। ये देखकर मेरा दिल धड़कने लगा और मुझे लगा कि कहीं सुभाष के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। सुभाष की चप्पलें यहाँ क्यों पड़ी हुई हैं? सुभाष की चप्पलें वहां मिट्टी में ढसी हुई थीं। ऐसा लगता था कि जैसे वो कीचड़ में आया, फिर किसी ने उसे खींच कर निकाला, तभी उसकी चप्पलें वहीं रह गईं। अब हम तालाब के किनारे खड़े थे। वहीं पुराना वीरान गांव के बाहर का तालाब, जहां बचपन में किसी को अकेले जाने की इजाजत नहीं थी, पर रात के समय इमरजेंसी में हम लोग यहां खड़े थे। मैंने जोर जोर से पुकारना शुरू किया, सुभाष तुम कहां हो? अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मुझे जवाब दो। मेरे साथ साथ गांव के जो 2 लड़के गए थे वे भी उसे पुकार रहे थे, लेकिन सुभाष की कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक मुझे पेड़ पर कुछ आहट सुनाई दी तो मैंने ऊपर डाल की ओर देखा और मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा कि पीपल की डाल पर सुभाष उल्टा लटक रहा था। उसके मुंह से खून की धार निकलकर तालाब में गिर रही थी। उसे ऐसे हाल में देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा तो मैं निराश हो गया, क्योंकि वो ऐसी डाल पर लटक रहा था जो तालाब के बीच झूल रही थी। उसके लिए पीपल पर चढ़ना पड़ता। वैसे और कोई समय होता तो मैं इस समय यहां बिल्कुल नहीं आता और पीपल पर चढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इस समय मुझे सुभाष की जान बचाने के अलावा और कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। इसीलिए मैं पीपल के तने की तरफ दौड़ा और वहां से पीपल पर चढ़ने लगा। धीरे धीरे मैं उसी डाल पर चढ़ रहा था कि मैंने उसी डाल पर उस लड़के को, यानी कि मुंझा को, बैठे देखा। मुझे देखकर वो बहुत भयानक हंसी हंसा और बोला, तुम्हें बहुत प्यार है अपने भाई से, लेकिन मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। इसने मुझे मारा था और तुम भी धोखेबाज हो। तुमने मुझे अपने यहाँ बुलाया और उसके बाद मेरी ये हालत करवाई।
ठीक है, अगर बचा सकते हो तो अपने भाई को बचा लो, नहीं तो इसकी जगह तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आंखें भयानक रूप से चमकने लगी। मैंने उसकी तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली और उस डाल की तरफ बढ़ा। वो अभी भी बहुत जोर जोर से हंस रहा था, जिससे मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। तभी मुझे एक जोरदार झटका लगा और मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने देखा कि सुभाष तालाब में जा गिरा है और उसकी जगह मैं पीपल की डाल पर उल्टा लटकने लगा हूं। मुंजा ने पीपल की डाल को इतनी जोर से हिलाया कि वो डाल झोंके लेकर झूलने लगी। मैं उल्टा लटका हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथों पैरों को किसी ने डाल से बांध दिया है और मेरी जान निकली जा रही है। नीचे की तरफ गहरे तालाब में काई और झलकुंभी थी, कमल थे और जहरीले सांप कीड़े भी हो सकते थे। यानी कि दोनों तरफ से मौत थी, या तो डाल से लटके लटके ही मेरा दम निकल जाता और अगर तालाब में गिरता तब भी डूब कर जान चली जाती। मैं उन दोनों लड़कों को बुलाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान निकलने वाली है और मैं बेहोश होने वाला हूं। तभी मैंने तेज शोरगुल को सुना तो कोशिश करके मैंने देखा कि गांव से एक बड़ी भीड़ भागी चली आ रही है। भीड़ के हाथों में जलती हुई मशालें, लाठियां और भी बहुत सा सामान था। वे सब लोग वहां आकर रुक गए। तभी दोनों लड़कों ने बताया कि सुभाष तालाब में गिरा है। ये सुनते ही कुछ लोग तालाब में कूद गए और खोजबीन करके बेहोश सुभाष को निकाल ले आए और तालाब के किनारे लिटा दिया और उसका पेट दबा दबा कर पानी निकालने लगे। कुछ लोग पीपल के पेड़ पर चढ़े और उन्होंने मुझे वहां से खोलकर उतारा और मुझे किनारे पर लाकर लिटाया। मैं गहरी गहरी सांसें लेने लगा और थोड़ी ही देर में मुझे राहत मिल गई। एक पेड़ की आड़ में पानी के बिल्कुल पास कोई खड़ा था। ये वही बच्चा था, नंगे पांव, गीले कपड़े और एकदम शांत। उसकी निगाहें मुझ पर टिकी थीं। उनमें कुछ ऐसा था कि मैं कांप उठा। उस पल में मुझे बस दादी की वो बात याद आई जो उन्होंने मुझसे कल कही थी। जिसे तुमने घर में बुलाया उसे कोई पसंद नहीं करता था, मगर वो तुमसे मिठाई खा चुका था। अब वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब मुझे समझ में आ गया कि सिर्फ मैं ही उसे रोक सकता था। मैंने उसकी तरफ अपने हाथ जोड़े और उससे अपनी और सुभाष की जान की भीख मांगी। वो बच्चा मुड़ा और मुस्कुराया। उसने तालाब की ओर इशारा किया और बोला, यही मेरी कब्र है, यही से मैं उठता हूं और जो मुझे ठुकराते हैं मैं उन्हें यही लाता हूं। मैंने तालाब की ओर देखा और चीखा, मुंजा, तुझे जो मिला वो दर्द था, तुझे जो हुआ वो अन्याय था, लेकिन बदला लेकर तुझे शांति नहीं मिलेगी। छोड़ दे सुभाष को। जो तेरे साथ हुआ वो किसी ने नहीं चाहा। तभी मैंने जो देखा उसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। दादी ने पीपल के नीचे एक बड़ा सा थाल रख दिया। उसमें ढेर सारे पकवान भरे थे और मिठाइयां थीं। पापा और चाचा ने बेहोश सुभाष को वहां लाकर डाल दिया और बोले, इसे माफ कर दो। अनजाने में हुई गलती तो भगवान भी माफ करते हैं। हम गांव वाले वचन देते हैं कि गांव में कोई शादी ब्याह होगा तो सबसे पहले यहां पकवान लाएंगे। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया, फिर वो गायब हो गया। सबने देखा कि वो थाल खाली हो गया। वहां अब कोई नहीं था, न ठंडी हवा, न वो बच्चा, न मिठाई का लालच था। केवल एक बात थी जो अब भी वहां थी, और वो थी एक गहरी शांति। शायद मुंजा शांत हो गया था। तभी कोई चिल्लाया, सुभाष की सांस अब सही चलने लगी है। हम लोग सुभाष को लेकर गांव में लौट आए। घर आकर दादी ने मुझे बताया कि बहुत साल पहले इसी गांव में एक बच्चा मरा था। वो भूखा था, किसी दावत में खाने गया था। उस बच्चे को गांव के ही कुछ लड़कों ने तालाब में फेंक दिया था। तब से गांव में कई अजीब घटनाएं हुई थीं, लेकिन लोग चुप रहे। उन्होंने माना कि यह मुंजा कर रहा है, पर किसी की जान नहीं गई थी। मुंजा कोई आम लड़का नहीं था, वो एक आत्मा थी जो इंसानों की गलतियों की सजा दे सकता थी। इस बात ने मेरी रूह कंपा दी। अगले दिन हम लोग लौट गए। इस बात को अब इतना समय हो गया है, लेकिन जब भी याद करता हूं तो डर की एक अजीब सी भावना मन में भर जाती है। साथ ही ये एहसास भी कि किसी गरीब के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले कुंजांग लहमो हैं भूटान से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, जितेंद्र सिंह जेरी, परमिंदर कौर, सविता और अनमोल हैं जालंधर सिटी पंजाब से,
लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, पार्वती चलवाड़ी हैं पुणे महाराष्ट्र से, निशा हैं नेपाल से, राज राठौर हैं यूपी से, अभी आलम खान हैं बेंगलुरु से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, शोभा और अशोक हैं सिरसा हरियाणा हैं, गीता शर्मा हैं अमृतसर पंजाब से, और सबसे लास्ट में सूरज भारद्वाज हैं गुजरात से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहाँ से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।